Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फोर्थ ऑनलाइन लेक्चर। बेटा आज के लेक्चर में हम दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो है, और मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस का एक टॉपिक है, और रॉकेट प्रोपल्शन का एक टॉपिक है। ठीक है बेटा, ये दो तीन टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के टॉपिक्स। ठीक है बेटा, जैसा कि टॉपिक के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो मीन्स के वाटर फ्लो की वजह से जो फोर्स इम्पोज हो रही है किसी वाल पे या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, वो हमने फाइंड आउट किया। ठीक है बेटा, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है हॉरिजेंटली पाइप में, और वो आकर स्ट्राइक करता है किसी एक वाल के साथ। ठीक है बेटा, वॉल के साथ जो वो स्ट्राइक करता है वो नॉर्मली स्ट्राइक करता है। नॉर्मली का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उसका जो एंगल होगा वाटर का वॉल के साथ वो 90 का एंगल होगा। ठीक है बेटा, इसलिए ये जो वर्ड है नॉर्मली का हमने यूज़ किया। तो बेटा जब वो आकर टकराएगा, स्ट्राइक करेगा वॉल के साथ वाटर, तो क्या होगा, वॉल जो है वो उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। तो वाटर जो है आफ्टर द अप्लाइंग फोर्स वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, मीन्स कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो पहले वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा था, तो आफ्टर द कोलिजन वो रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा। इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो में चेंज होगी। ठीक है बेटा, तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी वाटर की, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वाटर की वो रेस्ट की कंडीशन में, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। जब वो मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी v था। तो बेटा ज़ीरो माइनस वी हमारे पास माइनस वी के इक्वल आ जाएगी। हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है डेल वी हमारे पास बेटा माइनस वी के इक्वल आ। अब बेटा वॉल ने तो एक फोर्स अप्लाई की वाटर पे उसको रेस्ट की कंडीशन में लाने के लिए। एट द सेम टाइम वाटर ने भी एक फोर्स अप्लाई की वॉल पर। हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जिस फोर्स के साथ जो वाटर को रेस्ट की कंडीशन में लाया गया था, उसी मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई की है वाटर ने वॉल के ऊपर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो दोनों फोर्सेस जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो बेटा पहले हम उस फोर्स को स्टडी करते हैं जो वॉल ने वाटर पर अप्लाई की उसको रेस्ट की कंडीशन में लाने की। वो हमारे पास फोर्स क्या आएगी बेटा, हमारी फोर्स आएगी F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी, मीन्स के चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हमारे पास वो फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल है। ठीक है बेटा, तो मोमेंटम हमारे पास मोमेंटम चेंज कब होता है हमारे पास, जब या तो वेलोसिटी चेंज हो या उसका मास चेंज हो। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है जो कि v से 0 तक आई है वाटर। ठीक है बेटा, m डेल v ओवर t के इक्वल आ जाएगा हमारे पास फोर्स। ठीक है, इफ द मास ऑफ वाटर स्ट्राइक्स द वॉल इन टाइम t देन द फोर्स F ऑन द वाटर। ऑन द वाटर का मतलब है कि फोर्स किसने लगाई है, कि फोर्स वॉल ने लगाई है वाटर के ऊपर। ठीक है बेटा, हमारे पास किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर टी के। ओके बेटा, अब हम उस फोर्स को देखते हैं जो एक रिएक्शन फोर्स है और वो वाटर ने अप्लाई की है वॉल के ऊपर। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल इज इक्वल बट ऑपोजिट। जो फोर्स हमारे पास वॉल ने वाटर के ऊपर लगाई उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी जो वाटर ने वॉल के ऊपर लगाई, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, मीन्स की साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगी फोर्स जो वाटर ने लगाई वॉल पे, हमारे पास आएगी F इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एम वी ओवर टी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी के इक्वल आ जाएगा। ये वो फोर्स है जो कि वाटर ने अप्लाई की है वॉल के ऊपर। ठीक है बेटा, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल। ये बेटा फोर्स थी हमारे पास ड्यू टू वाटर फ्लो जो कि हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस का।
ठीक है बेटा, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस का टॉपिक है। इसमें बेटा हमने मोमेंटम चेंज होता देखना है एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से। मीन्स कि अगर कोई एक्सप्लोसिव फोर्स, जैसे कि हमारे पास कोई एक बॉम्ब है, वो उसका शेल जब आता है और हवा के अंदर ही वो फट जाता है, मीन्स के उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो उड़ जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में हवा में ही, तो उसका मोमेंटम कैसे चेंज होगा। तो बेटा ये इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे। When a shell explodes in mid-air, its fragments fly off in different directions. मीन्स कि जब एक शेल एक्सप्लोड करता है, फटता है हवा में, मिड एयर हवा में, तो क्या होता है उसके फ्रेगमेंट्स, उसके जो टुकड़े हैं वो उड़ जाते हैं, फ्लाई ऑफ कर जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल इट्स फ्रेगमेंट्स इक्वल द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल। मीन्स कि इस पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। जो टोटल मोमेंटम होगा ऑल द फ्रेगमेंट्स का, जितने भी टुकड़े हुए हैं आफ्टर द एक्सप्लोजन, वो किसके इक्वल होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल। मीन्स कि ये शेल आ रहा है और ये मिड एयर में ही इस जगह पर आकर क्या हुआ है, एक्सप्लोड हो गया है, फट गया है। तो क्या हुआ, उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर गई, फ्लाई ऑफ कर गई हैं, फैल गई। ठीक है बेटा, तो जो मोमेंटम इस शेल का था, इनिशियल मोमेंटम, वो इन दोनों जो जितने भी उसके फ्रेगमेंट्स हैं उनके मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो बेटा हम इस फिगर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर द एक्सप्लोजन हमारे पास मोमेंटम था इस शेल का इस डायरेक्शन, ठीक है बेटा, mv की इक्वल। आफ्टर द एक्सप्लोजन क्या हुआ है, वो शेल जो है अपने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है, टुकड़ों में डिवाइड हो गया है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे बिफोर एक्सप्लोजन हमारे पास mv था। आफ्टर द एक्सप्लोजन क्या होगा, वो mv1 और mv2 में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम mv1 और mv2 को ऐड करें तो हमारे पास वो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल के इक्वल ही आएगा। मीन्स कि m इंटू v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 किसके इक्वल आएगा, v के इक्वल आएगा। तो mv1 प्लस mv2 हमारे पास mv के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा हमने क्या सीखा आज इस टॉपिक से, कि हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है वो कंसर्न रहता है एक्सप्लोसिव फोर्सेस में। अगर वो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम mv के इक्वल है, तो आफ्टर द एक्सप्लोजन भी हमारे पास जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनका जब हम वेक्टर एडिशन लेंगे उनके मोमेंटम की, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम के इक्वल ही आएगा। ओके बेटा जी। बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल का सहारा लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जब बुलेट फायर की जाती है राइफल से, बुलेट फायर फ्रॉम अ राइफल। तो क्या होता है बेटा, इस केस में भी हमारे पास जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, वो कंजर्व रहता है। मीन्स कि बिफोर द फायरिंग और आफ्टर द फायरिंग हमारे पास जो मोमेंटम आएगी, मोमेंटम की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं रहता है। इस जो हमारा केस है बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, तो बेटा हमारे पास मैथ जो है बुलेट का वो स्मॉल m है और हमारे पास जो राइफल का मैथ है वो कैपिटल M की इक्वल है। बिफोर फायरिंग हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या आएगी, vi हमारे पास 0 की इक्वल आ जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल हमारे पास vi प्राइम वो भी 0 की इक्वल आएगी, क्योंकि बिफोर द फायरिंग राइफल भी रेस्ट की कंडीशन में और बुलेट भी रेस्ट की कंडीशन में, दोनों की वेलोसिटी 0 की इक्वल आती है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा, pi इसके इक्वल होता है mvi प्लस mvi प्राइम के इक्वल। मीन्स के मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ राइफल, तो इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा इनिशियल मोमेंटम बुलेट का भी 0 है क्योंकि वो रेस्ट की कंडीशन में है, हमारे पास vi 0 की इक्वल है, इस तरह vi प्राइम भी 0 की इक्वल है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास राइफल का भी 0 है, 0 प्लस 0 हमारे पास 0 की इक्वल आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास इस केस में 0 की इक्वल आ जाएगा। तो बेटा आफ्टर फायरिंग हमारे पास क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बुलेट की क्या आएगी, vf के इक्वल होगी, जो कि हम v के इक्वल कंसीडर करेंगे, vf को v के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। इस तरह फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल vf प्राइम को हम v प्राइम के इक्वल कंसीडर करेंगे। ठीक है बेटा, आप फिगर में देख सकते हैं कि आफ्टर द फायरिंग क्या हुआ है, बुलेट जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर गई है विद वेलोसिटी v, और जो हमारे पास राइफल है वो
कॉइल बैक कर गई है, मीन्स कि वो रिकॉइल कर गई है इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। तो बुलेट की वेलोसिटी हमारे पास v है और हमारे पास राइफल की वेलोसिटी v प्राइम है आफ्टर द फायरिंग। हमारे पास फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आएगा, pf फाइनल मोमेंटम हमारे पास mvf बुलेट का फाइनल मोमेंटम प्लस कैपिटल M vf प्राइम मीन्स के मोमेंटम ऑफ द राइफल। तो इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, जो कि हमारे पास mvf हमारे पास v के इक्वल था, mv प्लस कैपिटल M v प्राइम के इक्वल आ जाएगा हमारे पास फाइनल मोमेंटम। बेटा इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 0 के इक्वल था, फाइनल मोमेंटम हमारे पास mv प्लस कैपिटल M v प्राइम के इक्वल है। तो अगर हम इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 0 था, फाइनल मोमेंटम हमारे पास mv प्लस mv प्राइम है, कैपिटल mv प्राइम। बेटा इस केस में अगर हम देखें mv प्राइम इक्वलिटी साइन की ऊपरली साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है बेटा, मीन्स कि उसकी जो हमारे पास साइन है वो चेंज हो जाएगी, कैपिटल mv प्राइम इज इक्वल टू माइनस mv के इक्वल आ जाएगा। इसका क्या मतलब है बेटा, अगर जो हमारे पास टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहा है, मीन्स कि जो हमारे पास जितना है हमारे पास रिकॉइल किया है इस राइफल ने, उतना ही बुलेट जो है वो राइट डायरेक्शन में उसका मोमेंटम उतना ही था, उसकी मैग्नीट्यूड सेम थी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में थी एज कम्पेयर टू द मोमेंटम ऑफ द राइफल, ठीक है बेटा। तो इस हमारे पास जो ये इक्वेशन हमारे पास जो ये एग्जांपल थी उससे भी हमने यही सीखा है कि टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है इन एक्सक्लूसिव फोर्सेस भी, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है रॉकेट प्रोपल्शन का। इस टॉपिक में हम रॉकेट की मोशन को है वो डिस्कस करेंगे बेटा। रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब यही है कि रॉकेट को आगे धकेलना या आगे की तरफ बढ़ाना। इस जो हमारे पास रॉकेट की मोशन है उसमें हम दो केसेस को स्टडी करेंगे। पहला केस हमारे पास है रॉकेट प्रोपल्शन एज अ स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स के जो रॉकेट की मोशन है उसके दौरान हमारे पास लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा। सेकंड केस जो हमारे पास है मोशन ऑफ रॉकेट एज अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मैस। तो रॉकेट की मोशन के दौरान रॉकेट का मैस भी कॉन्टीन्यूसली वेरिएट करता है, चेंज होता रहता है। सबसे पहले हम रॉकेट की मोशन का कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं। हमारे पास रॉकेट मूव कैसे करता है ये देखते हैं बेटा। जो रॉकेट का 80% पार्ट है, 80% हिस्सा है वो रॉकेट के फ्यूल पर मुश्तमिल है। रॉकेट के फ्यूल पर मुश्तमिल है और रॉकेट हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन की शक्ल में मौजूद है, ठीक है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि रॉकेट का 80% पार्ट जो है, 80% जो हमारे पास हिस्सा है वो रॉकेट के फ्यूल पर मुश्तमिल है। और ये फ्यूल कंबस्टन चैम्बर में आकर बर्न होता है विद अ वेरी हाई बर्निंग रेट। बेटा जो रॉकेट है वो फ्यूल को मीन्स के 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड के बर्निंग रेट से कंज्यूम करता है। बहुत हाई बर्निंग रेट है, 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड फ्यूल को कंज्यूम करता है ये रॉकेट, ठीक है बेटा। आफ्टर बर्निंग जो हमारे पास इंजन का अकबी हिस्सा है, लास्ट हिस्सा है, उसको हम रेयर बोलते हैं। उस रेयर से जो है हमारे पास गैसेस इजेक्ट होती हैं, एक्सपेल होती हैं विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होती है बेटा उन गैसेस की, तकरीबन 4000 मीटर पर सेकेंड, 4000 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो गैसेस इजेक्ट कर जाती हैं इंजन से, इंजन की अकबी से, जिसको हम रेयर बोलती हैं। और ये ही जो गैसेस जब इजेक्ट होती हैं तो ये गैसेस मोमेंटम गेन कर लेती हैं। मोमेंटम गेन कर लेती हैं बेटा, जितना मोमेंटम ये गैसेस गेन करती हैं उतना ही मोमेंटम ये हमारा जो रॉकेट है वो गेन कर लेता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में गेन करता है। मीन्स कि गैसेस जो इजेक्ट होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इजेक्ट होती हैं और जो हमारा रॉकेट है वो मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। ये जो हमारे पास गैसेस इजेक्ट होती हैं और मोमेंटम गेन करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं थ्रस्ट। जी हाँ, इंजन को थ्रस्ट प्रोवाइड करती हैं, एक फोर्स प्रोवाइड करती हैं, एक जोर प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से इंजन रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेल देता है और प्रोपल्स कर देता है, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से रॉकेट मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम इन दो केसेस को वन बाय वन स्टडी करते हैं।
When rocket is fired, it moves in forward direction by expelling burning gases through the engine at the rear. वही बेटा जो अभी हमने आपको समझाया है कि रॉकेट जब फायर होता है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इसके मूव करने के लिए हमें एक थ्रस्ट चाहिए, फोर्स चाहिए इंजन को, जो कि वो बर्निंग गैसेस जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करती हैं इंजन को। ठीक है बेटा, और जो गैसेस हैं वो एक्सपेल हो जाती हैं थ्रू द इंजन एट द रियर। द रॉकेट गेन्स द मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, रॉकेट जो है वो मोमेंटम गेन करता है उसी मैग्नीट्यूड के इक्वल जिस मैग्नीट्यूड का मोमेंटम गैसेस गेन करती हैं, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गेन करता है रॉकेट जो है। Thus the motion of rocket is in accordance with law of conservation of momentum. So रॉकेट की मोशन के केस में हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। अब बेटा हम सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं। द मूविंग रॉकेट इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। जी हाँ, एक मूविंग रॉकेट को हम कंसीडर करते हैं एक सिस्टम के तौर पे जिसका मास जो है वो वेरिएट करता है, चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी हाँ बेटा, हमने स्टार्ट में आपको बताया कि मैंने कि जो हमारे पास रॉकेट का 80% पार्ट है वो उसके फ्यूल पर कंसिस्ट है। ठीक है बेटा, तो जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम होता है, फ्यूल बर्न होता है, उसका मास लॉस होता जाता है, उसका मास कम होता जाता है, उसका मास चेंज होता जाता है। So as the rocket moves forward, its fuel continues to consume. Engines have to push less mass. उसका mass जब कम होगा तो इंजन भी less mass को move करेगा। Moreover, the rocket has to face less air resistance. So instead of moving at steady speed, the rocket gets faster and faster. जब बेटा जब रॉकेट मूव करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, तो ये चंद ही सेकंड में एयरक्राफ्ट को, जिसको ये साथ ही कैरी कर रहा होता है रॉकेट एयरक्राफ्ट को, वो ऐसी जगह पर पहुंचा देता है जहां पर एयर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है या एयर होती ही नहीं है। तो बेटा ये जब वहाँ ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है तो हमारे पास जो रॉकेट है वो लो एयर रेजिस्टेंस को, लेस एयर रेजिस्टेंस को फेस करता है और उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती रहती है। ठीक है, वो बहुत तेज़ स्पीड से मूव करता है। इफ़ m इज़ द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड विद वेलोसिटी v, ये जो स्मॉलर m है ये मास है इसके फ्यूल का, रॉकेट के फ्यूल का, उसके अंदर जो गैसेज हैं उसका मास है और उसकी वेलोसिटी जो है वो v है। लेकिन इस पूरे रॉकेट का जो मास है हमारे पास वो कैपिटल M के इक्वल है। ठीक है बेटा, द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ इजेक्टिंग गैस इज mv। तो ये इसका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा जो फ्यूल इजेक्ट हुआ है रॉकेट के इंजन से। दिस इक्वल्स द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन ऑन द बॉडी ऑफ रॉकेट। यही उस फोर्स के इक्वल है, उस थ्रस्ट के इक्वल है जो कि प्रोड्यूस किया है बाय द इंजन ऑफ रॉकेट। ठीक है बेटा, हम अब इसकी एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है ए इज इक्वल टू एम वी ओवर एम, इसको हम रॉकेट इक्वेशन का नाम भी देते हैं और इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रॉकेट का भी नाम देते हैं। ये कहाँ से हमारे पास आई है ये इक्वेशन, ये हम अभी जो है डिस्कस करते हैं। बेटा हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है बेटा, वहाँ पर जो एम है वो मास ऑफ रॉकेट है, तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम ए आ जाएगी वो इक्वेशन हमारे पास। जो सेकंड इक्वेशन हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ी है, हमारे पास जो लिक्विड फ्लो के लिए या फिल्वेट फ्लो के लिए जो हमारे पास फोर्स है उसकी इक्वेशन थी F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। बेटा यहाँ पर हम जो हमारे पास मोमेंटम है वो पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास टाइम है वो 1 सेकंड की इक्वल है, इसलिए जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी वो F इज इक्वल टू एम वी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बेटा, दोनों इक्वेशन को हम जब कोरिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास एम ए इज इक्वल टू एम वी के आ जाएगा, कैपिटल एम ए इज इक्वल टू स्मॉल एम वी के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो होगी वो होगी एम वी स्मॉल एम वी ओवर कैपिटल एम के इक्वल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द रॉकेट आ जाती है, वेयर एम इज द मास ऑफ रॉकेट व्हेन द फ्यूल इन द रॉकेट इज बर्न्ड एंड इजेक्टेड। दिस एक्सप्रेशन शोज दैट as the mass of the rocket decreases its acceleration increases।
ये जो है रॉकेट का मास है कैपिटल एम। जैसे जैसे फ्यूल जो है हमारे पास वो बर्न होगा, उसका मास कम होता जाएगा। इसी तरह हमारे पास रॉकेट का मास भी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे रॉकेट का मास हमारे पास डिक्रीज होगा, हमारे पास एक्सीलरेशन जो है रॉकेट की वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास रॉकेट प्रोपल्जन का या रॉकेट मोशन का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे पास बेटा, उसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।